Hello students, you are most welcome in VIMT YouTube classes and your class is BCom first year and your subject is Business Economics and today's topic is demand and factor affecting demand. इससे पहले जो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था वो प्राइसिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि हम किस तरीके से कोई भी हमारी कमोडिटी है या सर्विसेज है या प्रोडक्ट है उसकी हम प्राइसिंग सेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज डिमांड। डिमांड एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। बेसिकली हम यदि डिमांड की बात करें नॉर्मली तो हर किसी को पता है कि डिमांड क्या होती है। जब भी आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसकी नीड होती है, तो उसे आप डिमांड वहां पर कहते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू ए कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे ए प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। डिमांड मींस क्या होता है कि जो डिमांड होती है किसी भी कंज्यूमर की एक विलिंगनेस होती है टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपकी पर्टिकुलर सर्विसेज है उसे खरीदने के लिए उसके अंदर एक विलिंगनेस होगी, ठीक है। और साथ के साथ क्या करेगा, वो उसे खरीदने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट वहां पर पे करके चलता है, तो दैट इज कॉल्ड योर डिमांड। तो डिमांड सिंपली हम नॉर्मली यदि हम कहें कि डिमांड क्या होती है कि डिमांड किसी भी कंज्यूमर की एक विलिंगली डिजायर होती है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस को परचेज करने के लिए, ठीक है। और साथ के साथ परचेज करने के बाद उसके रिगार्डिंग जो भी प्राइस होता है उसे पे करना होता है, ठीक है। अब डिमांड में हमें एक चीज समझनी होगी कि बेसिकली होता क्या है कि भाई समझ करो हमारे अंदर कोई डिजायर क्रिएट हुई कि मुझे बाइक खरीदनी है, ठीक है। बट मैंने वो बाइक नहीं खरीदी, खरीदूंगा कब तक नहीं कि जब तक मैं उसका पेमेंट कंपनी को नहीं कर दूंगा, ठीक है। तो वो जो मेरे अंदर डिजायर क्रिएट हुई है, ठीक है, टू बाय ए बाइक या टू व्हीलर, बट मैं उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो उस चीज को हम डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड आपकी क्या होती है कि जब आपके अंदर विलिंगनेस भी क्रिएट होती है और साथ के साथ विलिंगनेस क्रिएट होने के बाद आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो और उसके अगेंस्ट वहां पर आप पे करके चलते हो, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड, ठीक है। अब यदि हम आगे डिमांड की बात करें तो नॉर्मली डिमांड के अंदर क्या होता है कि यदि आपकी जो कमोडिटी या जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनके यदि प्राइस आपके हाई होते हैं, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है या कोई भी सर्विसेज है, यदि उसके प्राइस आपके हाई होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो आपकी डिमांड होगी वो आपकी वहां पर कम होती है, ठीक है। यदि आपकी कोई भी कमोडिटी है या आपकी कोई भी सर्विसेज है उसके प्राइस यदि आपके हाई होते हैं, क्या होते हैं, उसके प्राइस यदि आपके डाउन होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं प्राइस, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड वहां पर बढ़ जाती है। तो जो प्राइस और जो आपका डिमांड होती है दोनों में एक इनवर्सली रिलेशनशिप होती है। इनवर्सली रिलेशनशिप क्या कि प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड कम होगी, सेकंड क्या होगा कि आपके प्राइस घटेंगे तो आपकी वहां पर डिमांड बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कि जो आपकी डिमांड होती है, ठीक है, उसे आपके कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर सर्विस या किसी भी पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है और उसकी डिमांड जो है वहां पर डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या है आपका सबसे पहला पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली है यदि किसी भी कंज्यूमर की या आप सब भी उसी के अंदर आते हो, यदि आपकी डिमांड यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपकी सर्विसेज हैं आप उन्हें वहां पर परचेज करना चाहोगे, ठीक है। क्या होगा कि यदि आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उन्हें बाय करोगे। तो जब आप उन्हें बाय करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी कोई भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आपकी सर्विस होगी उसकी डिमांड वहां पर आपकी इंक्रीज होगी, आपकी डिमांड वहां पर
बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड है कि यदि आपकी इनकम कम हो रही है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड है वो भी आपकी कम होगी, वो भी आपकी वहां पर मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि आपकी परचेजिंग पावर जो कहीं ना कहीं वहां पर कम हो जाएगी। कम क्यों हो रही है? ड्यू टू द इनकम। सेकंड है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या कि भाई हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो हम इसकी जगह इससे काम यहाँ पर चला सकते हैं, या हमें यदि इस प्रोडक्ट हमें महंगा लग रहा है और हम यदि दूसरा प्रोडक्ट हमें चीप रेट पर मिल रहा है तो हमसे परचेज कर सकते हैं, जिससे कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमें कम प्राइस पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होगा वो हमें वहां पर मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यदि हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करें कि जो भी आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, यदि उनके प्राइस हाई है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके प्रोडक्ट को मिलेगा, जिससे कि क्या आपकी डिमांड वहां पर हाई होगी। यदि इसका अपोजिट है तो ऑब्वियसली उससे आपको नुकसान होगा, कहीं ना कहीं जो आपकी जो डिमांड है वो आपकी डिमांड कम होगी, वो आपकी डिमांड वहां पर डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स या प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। दूसरा क्या कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कौन होते हैं? जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करके चलते हैं आपकी प्राइसिंग को। कौन? कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी अफेक्ट किसे करेंगे? आपकी प्राइसिंग को। वो अफेक्ट कैसे करेंगे आपकी प्राइसिंग को? जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इसे इस तरीके से अफेक्ट करेंगे कि सपोज करो कॉम्पिटिटर की प्राइस कम है तो आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी प्राइस ज्यादा है। हो सकता है कि जो आपकी डिमांड है वो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाए, डिमांड आपकी कम हो जाए। इसके अपोजिट क्या है कि यदि आपके कॉम्पिटिटर्स के प्राइस आपसे हाई है, कॉम्पिटिटर के प्राइस आपसे ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको आपकी डिमांड वहां पर बढ़ेगी, ठीक है, आपकी डिमांड वहां पर इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन। चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन का क्या मतलब है कि भाई कस्टमर है, ठीक है, यदि हम आज के डेट में बात करें तो आपका क्या होता है कि कस्टमर इज किंग। कस्टमर क्या है? आपका किंग है। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपका कस्टमर है वो उसी के ऊपर डिपेंड होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना या घटना। ऑब्वियसली यदि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाकर चल रहे हो, ठीक है, आप उसकी ठीक ठाक सेल हो रही है, लेकिन सडनली क्या हुआ कि जो कस्टमर्स है उनका आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में टेस्ट या प्रेफरेंस या जो भी फैशन चल रहा है वो वहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कस्टमर क्या करेंगे? जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उसे वहां पर बाय करके नहीं चलेगा। उसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा कि जो आपकी अब प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली वहां पर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजनल। सीजनल क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनली चलते हैं। जैसे हम बात करें वूलन क्लॉथ्स की बात करें तो वूलन क्लॉथ्स आपके की डिमांड सबसे ज्यादा कब बढ़ती है? जब आपका विंटर वेदर होता है। कब बढ़ती है? जब आपका विंटर वेदर होता है, जब आपकी सर्दी होती है, तो जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनकी डिमांड जब हाई रहती है। और साथ के साथ जैसे ही आपका समर वेदर आ जाता है, आपका गर्मी का मौसम आ जाता है, तो उनकी डिमांड जो है वहां पर आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, उनकी डिमांड वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें देखना होता है जब हम डिमांड की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा कि जो सीजनल प्रोडक्ट होगा उसकी सीजन में ही डिमांड ज्यादा होगी, अदरवाइज उसकी डिमांड वहां पर डिक्रीज हो जाएगी, उसकी डिमांड वहां पर कम हो जाएगी। इसके बाद है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी आपकी प्राइसिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। किस तरीके से कि यदि आपने अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कराई है, आपने अच्छी तरीके से एडवर्टाइजिंग कराई है, तो ऑब्वियसली आपको उसका वहां पर सीधा सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि आपने एडवर्टाइजिंग अच्छी तरीके से कराई है, प्रॉपर वे में आपने कराई है, तो उसका बेनिफिट आपको ऑब्वियसली वहां पर
मिलेगा। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा कि एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग हमेशा क्या करती है, किसी भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल्स को वो इंक्रीज कराने में हेल्प करती है, उसकी सेल्स को वो बढ़ाने में हेल्प करती है। अब आप देखते हो कि जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपका बेसिकली क्या होता है कि उनका हर सीजन में ऐड आता है। कभी आपका अक्षय कुमार करता है, कभी आपका सलमान खान करता है, कभी आपका रणबीर कपूर करता है। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्टिव रखें और उससे क्या कि हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को कंटिन्यूली हाई रखें, उसकी डिमांड को बढ़ाएं। नेक्स्ट है आपका प्राइस। जो प्राइस होता है वो एक जो प्राइसिंग होती है वो भी हमेशा आपकी डिमांड को वहां पर क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करके चलती है। कि ऑब्वियसली है कि यदि आपने प्राइसिंग कम किया हुआ है अपने प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड में भी वहां पर इंक्रीज होगी। यदि आपने उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ज्यादा रखा हुआ है तो मे बी वहां पर आपकी जो डिमांड होगी वो आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, वो डिमांड आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो उसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि जो कंपनी होती है, ठीक है, या जो भी अपने गुड्स या सर्विसेज सेल आउट करती है तो वो प्राइस को भी हमेशा कंसिडर करके चलती है कि भाई हमें क्या प्राइस रखना है कि जिस प्राइस पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड, कि जो हमारी डिमांड होती है उसकी आपकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है आपकी सेल्स डिसीजंस। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है आपकी, सेल्स डिसीजन। हम जब डिमांड को आइडेंटिफाई करके चलते हैं कि भाई मार्केट में क्या डिमांड रहनी है या क्या डिमांड हमारी इंक्रीज होने वाली है या डिमांड हमारी डिक्रीज होने वाली है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमें कहां पर पड़ता है कि जो हमारी सेल्स होती है, क्या होती है, जो हमारी सेल्स होती है उसके रिगार्डिंग हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम इजीली वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि भाई यदि हमें मार्केट में लग रहा है कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा है तो हम उसकी प्राइसिंग ज्यादा करके चलेंगे, और हमें लग रहा है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड कम है तो हम उसकी प्राइसिंग जो वहां पर आपके कम करके चलेंगे। तो हम जो कोई भी प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी हमारी जो डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हेल्पफुल होता है कि हमें किस तरीके से अपनी प्राइसिंग को सेट करना है, किस तरीके से हमें अपनी प्राइसिंग वहां पर रखनी है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका मार्केटिंग डिसीजन। जब हम मार्केटिंग डिसीजन की बात करते हैं कि हमें लगा कि हमारी डिमांड कम होने वाली है तो हम सीधा क्या करेंगे कि जो हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स है उन मार्केटिंग एफर्ट्स को हम इंक्रीज कर देंगे, उन मार्केटिंग एफर्ट्स को हम वहां पर बढ़ा देंगे। ठीक है, हमें लग रहा है कि डिमांड ठीक ठाक चल रही है तो हमारे जो सेम एफर्ट चल रहे हैं हम उन पर कंटिन्यूली वहां पर वर्क करेंगे, सेम उन पर हम वहां पर काम करके आपका चलेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्शन डिसीजन क्या, कि जब हम डिमांड के बारे में एनालाइज कर लेते हैं, डिमांड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो हमारा हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन डिसीजन के लिए कि भाई हमें लगभग कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हमें लगभग कितनी यूनिट ऑफ आउटपुट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो हम फिर उसी के हिसाब से लेबर अरेंजमेंट करते हैं, उसी के हिसाब से हम रॉ मटेरियल को अरेंजमेंट करते हैं, उसी के हिसाब से हम जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हम उन्हें वहां पर अरेंज करके चलते हैं कि भाई जितने भी हमें रिक्वायरमेंट है हम उसी के हिसाब से वहां पर अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चलेंगे। अब इसमें जो लास्ट वन है वो है आपका फाइनेंशियल डिसीजन। लास्ट क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन। डिमांड एनालाइज कर ली हमने, ठीक है, हमने अपना मार्केटिंग प्लान डिसाइड कर लिया, प्राइसिंग हमने डिसाइड कर ली, हमने अपनी प्रोडक्शन डिसीजन हमने ले लिए। तो सबको फुलफिल करने के लिए या सबको कंप्लीट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं हम उसे वहां पर इजीली ले सकते हैं कि जब हमारे पास एक रफली या एक कहीं ना कहीं एस्टिमेशन आ जाता है तो वो हमारे लिए सीधा हेल्पफुल होता है किसमें, कि जब हम कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन वहां पर ले सकते हैं।